फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और जो आज है ये हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 52। इसमें हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, यानी कि इसको हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपका एनपीएस को बोल देता है। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, जो बैंक होते हैं, बैंक ने अगर किसी भी व्यक्ति को लोन दिया है और जो वो लोन है उसकी रिपेमेंट नहीं हो पाती है, उसको रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका एनपीए है वो क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। देन हम जो एनपीए है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि उसको कितने रूप में क्लासिफाई किया गया है, उसका वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो आपका एनपीए है, यानी कि जो आज के समय में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे जो स्टेटिक्स है, जो आंकड़े हैं आपके एनपीए के, कि अभी के समय में कितना आपका एनपीए है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका हमारी इकोनॉमी पे या फिर एक जो आम इंसान है उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे जो आपको जो एनपीए हैं इनको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या क्या स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड, यानी कि आगे के जो सुझाव हैं वो क्या हो सकते हैं हमारे एनपीए को कम करने से रिलेटेड। तो अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो आपका जो ये मेंस आंसर राइटिंग के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है ये ऐसा है, हमेशा आपका ट्रेंडिंग में रहता है, एक बर्निंग टॉपिक ये है, तो इसलिए आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर भी आपसे हाई चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, तो आप इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देन अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर, हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशन हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं एनपीए की, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं। व्हेन द एसेट्स नो लॉन्गर जनरेट्स इनकम फॉर द बैंक्स कंसीडर्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर हम बैंक की बात करते हैं तो कोई जो बैंक है मेनली वो किस प्रकार से काम करता है, वो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करता है। बैंक क्या करता है, कोई कंज्यूमर है, कोई कस्टमर है, उसका सेविंग अकाउंट है या कोई फिक्स डिपॉजिट है, कोई रिकरिंग डिपॉजिट है। ये तीन से चार प्रकार के डिपॉजिट है। मतलब बैंक के अंदर एक आदमी पैसा जमा करता है। अब ये बैंक क्या करता है कि इस आदमी को 3 से 4% या फिर अगर एफडी है तो लगभग 8% के आसपास वो आपका रिटर्न देता है इसको इंटरेस्ट के रूप में। और ये बैंक क्या करता है, इस पैसे को लोन के रूप में लोगों को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो कस्टमर है ये इनको दे रहा है 3% से 8% के रूप में इंटरेस्ट। और जब ये लोन पे पैसा दे रहा है तो ये आपका 8% से लेके या फिर 7% से आप बोलें तो आपका 12, 13 या 18% तक ये आपका इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा देता है। तो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, यानी कि जो कस्टमर ने इनके अंदर पैसा जमा किया है और जो बैंक ने लेंडर को पैसा लेंड किया है, जो लोन के रूप में दिया है, तो इसके बीच का जो इंटरेस्ट होता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि बैंक ने जो पैसा लोगों को दिया है लोन के रूप में, वो पैसा रिकवर नहीं कर पाता है, यानी कि यहाँ से जो बैंक को इनकम होने वाली थी वो इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। जबकि जो ये पैसा है, क्योंकि मान के चलिए कि 1 लाख रुपए बैंक ने दे दिया किसी आदमी को इंटरेस्ट पे, तो एक तो बात ये पैसा इसका वापस नहीं आया, लेकिन जो 1 लाख रुपए था, एक तो 1 लाख रुपए ये, और जो 4%, 5% या 8% का ब्याज जिसका ये पैसा बैंक के अंदर में जमा था उस आदमी को देना है। तो ये पैसा एक तरह से लाइबिलिटी बैंक की बन जाता है, एसेट ना होकर लाइबिलिटी बन जाता है। यानी कि एक ऐसा फंड जो बैंक को कोई भी इनकम जनरेट नहीं करके दे रहा है लंबे समय तक, तो उसको बैंक बोलता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो ये एसेट है ये अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इन ब्रीफ डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं कमर्शियल लोन की, यानी कि अगर बैंक ने किसी कमर्शियल पर्पज से किसी बिजनेस एंटिटी को लोन दिया है और वो लोन वहां से 90 दिन तक कोई भी उसकी रिपेमेंट नहीं आती है, जो ड्यू पेमेंट है वो 90 दिन तक नहीं आती है, तो उसको एनपीए की कैटेगरी में बैंक रख देता है। और अगर हम इसी केस में कंज्यूमर की बात करते हैं, यानी कि जो एक आम आदमी पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, कार्ड लोन वगैरह लेते हैं, मतलब एक आम आदमी जो लोन है उसका एंड यूज बिजनेस के रूप में नहीं कर रहा है, उसका जो एंड यूज है वो पर्सनल एक्सपेंसेस के रूप में कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि 180 दिन तक अगर कोई वो पैसा रिटर्न नहीं आता है, यानी कि लगभग 6 महीने तक उसके वहाँ से कोई भी इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं आपका एनपीए।
और अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लोन की, तो अगर एग्रीकल्चर लोन के अंदर में ऐसा होता है कि अगर दो हार्वेस्टिंग सीजन यानी कि जो दो फसल है वो कट के और बिक गई है, दो हार्वेस्टिंग सीजन आपके चले गए हैं और उसके बाद भी बैंक को कोई भी रिटर्न वहां से नहीं आई है, कोई भी इंस्टॉलमेंट या आपका इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट बैंक के पास में वापस नहीं आया है, तो उस केस में उसको बोलते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कमर्शियल एंटिटी के केस में ये आपका होगा 90 दिन, एक पर्सनल एक्सपेंसेज मतलब जो कोई कंज्यूमर लोन है उस केस में होगा ये 180 दिन, और अगर हम बात करते हैं क्रॉप लोन की यानी कि एग्रीकल्चर लोन की, तो उस केस में होगा ये 2 हार्वेस्टिंग सीजन्स। ये आपसे प्रीलिम्स के अंदर में पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं एमएसएमई के अंदर में जो एनपीए है उसके पिछले 3 साल के रिकॉर्ड डाटा की अगर हम बात करें, तो 2019 के अंदर में जो डाटा था ये लगभग था 8.8% एनपीए का। ये था लगभग 1,47,260 करोड़ के आसपास, इतना एनपीए इंडिया के अंदर में था। वहीं सितंबर 2020 के अंदर में थोड़ा सा कम हुआ और ये अमाउंट घट के रह गया 8.2%, यानी कि लगभग 1,45,673 करोड़। और वहीं हम बात करते हैं सितंबर 2021 की, तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ये आपका हो गया 9.6% के आसपास। ये है आपका 1,65,732 करोड़। और अगर हम इस डाटा की आगे बात करते हैं तो देन ये आपका हो जाएगा लगभग अभी के 2022 का जो लेटेस्ट डाटा है ये आपको 11 से 12% के आसपास में मिलेगा। तो देन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो आपका एनपीए है उसका रेशियो कितना है, कितने परसेंट के आसपास हमारे एसेट्स एनपीए के अंदर में कंसिडर हो जाते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10%, यानी कि 10% के आसपास हमारे एसेट्स ऐसे होते हैं बैंक के जो आपके एनपीए के अंदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप 10% बता देंगे देन ये मोर देन सफिशिएंट है। अप्रोक्स 10%, इसमें 8 से 12% के बीच में अभी के पिछले 3-4 साल के का जो डाटा है वो वेरी कर रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एनपीए है वो क्या होता है और किस किस कंसिडर में कौन कौन से लोन को एनपीए कंसिडर किया जाएगा। कंज्यूमर लोन के टर्म में कितना, और आपका कमर्शियल लोन के टर्म में कितना, और आपका एग्रीकल्चर लोन के टर्म में कितना। अब हम बात कर लेते हैं, सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया, कि आपका जो एनपीए है वो उसकी क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की है। मेनली जो आपका एनपीए है वो 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका हो जाता है सब स्टैंडर्ड एसिड्स, देन आपका हो जाता है डाउटफुल एसिड्स, एंड देन आपका हो जाता है लॉस एसिड्स, यानी कि ऐसे लोन्स जिनके आने की संभावना है कि हाँ ये आ जाएंगे, यानी कि ऐसे लोन जिनका जो पीरियड है यानी कि 12 महीने से कम समय हुआ है, 12 महीने तक कोई भी उसकी ईएमआई या इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं आई हुई है, तो देन उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसिड। इसी के साथ में अगर ये जो टेन्योर है ये 12 महीने से अधिक हो जाता है, तो उस केस में इसको बोलते हैं डाउटफुल एसिड, यानी कि अभी आ भी सकते हैं नहीं आ सकते हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ऐसे एसिड जिनके पिछले 1 साल से कोई भी रिपेमेंट नहीं आई है तो उसको बोलेंगे डाउटफुल एसिड्स। और इसी के साथ साथ अगर कोई भी एसिड्स हैं जो मतलब उससे अब बैंक को लग गया है कि अब ये पैसा मेरा वापस नहीं आने वाला है, यानी कि ये पैसा अनकलेक्टेबल है, तो उस केस में उसको बोलेंगे लॉस एसेट्स, यानी कि जो हमारे ये एसेट्स हैं ये हमारा एक तरह से लॉस कंसिडर इनको कर लिया जाएगा जब बैंक को ये इंश्योर हो जाता है कि अब ये पैसा मेरा वापस आना ही नहीं है। तो ये 3 मेन क्लासिफिकेशन है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स 12 महीने या 12 महीने से कम, डाउटफुल एसेट्स जो 12 महीने से अधिक का समय होता है, और लॉस एसेट्स जब बैंक को लग जाता है कि ये मेरा पैसा वापस आने ही वाला नहीं है, इसको बोलते हैं लॉस एसिड्स। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब बात करते हैं जो आपका एनपीए है, यानी कि आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स हैं उनके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन क्या है कि एग्रेसिव लैंडिंग, कि देखिए बैंक जिस आप बोल सकते हैं कि जिस वे में काम करते हैं उनका मतलब जो मेन मोटो होता है बैंक का वो होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट इनको कहाँ से आएगा, प्रॉफिट इनको आएगा आपका लोन से जो इनको इंटरेस्ट मिलेगा वही इनका प्रॉफिट है। तो बैंक क्या करता है कि मेनली एग्रेसिव लैंडिंग करता है कि इनको अधिक से अधिक प्रॉफिट आपका लेना है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना है, तो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एग्रेसिव लैंडिंग करता है। और उसमें कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि बैंक के अंदर में जो लोग होते हैं जो आपका जो क्रेडिट कार्ड वगैरह सेल करते हैं या फिर आपका जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको मंथली टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इस महीने के अंदर इतने आपको 30 क्रेडिट कार्ड आपको सेल करने ही करने हैं, आपको महीने के अंदर में कम से कम 3 लोन आपको करने ही करने हैं, इतने गोल्ड लोन आपको करने ही करने हैं। तो इसमें क्या होता है कि टारगेट बेस्ड अप्रोच होती है, तो उन टारगेट को हिट अगर नहीं कर पाता है कोई भी एम्प्लॉय तो उनको कई बार जॉब से निकाल भी दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है जो टारगेट बेस्ड अप्रोच होती है तो इसमें कई बार
जो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो एम्प्लॉय हैं वो क्या करते हैं कि कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि उसका लास्ट क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है, वो जो उसने पुराने लोन लिए हैं वो उसने समय से रिपे किए हैं या नहीं किए हैं, कितनी उसकी जो ईएमआई है वो बाउंस वगैरह हुई है, उस सब चीज़ को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं। और कई बार ये भी देखते हैं कि जो कंपनी है अभी तो अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन हो सकता है कि 2 या 3 साल में, यानी कि जो प्रोडक्ट वो बना रही है उसकी डिमांड आगे मार्केट के अंदर कैसी रहने वाली है, तो उस चीज़ को कंसिडर किए बिना, जो उसका मतलब एक तरह से रिस्क फैक्टर है उसको एनालाइज किए बिना बैंक मतलब कोई भी फर्म है उसको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका मेन रीजन है कि टारगेट बेस्ड अप्रोच आप बोल सकते हैं, या फिर एग्रेसिव लैंडिंग। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो कंपनी की प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्थ या फिर क्रेडिट रेटिंग की जांच नहीं हो पाती है, तो ये भी एक मेन रीजन है आपका एनपीए के पीछे। एक ये है कि कोई भी फर्म है उसको मान के लिए कि उसने आज बैंक से लोन ले लिया आपका 10 करोड़ का, ठीक है, कि 10 करोड़ का उसने लोन ले लिया और उसको कोई भी एंटिटी लगानी है, उसको कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट मिला है उस कंपनी को, या फिर उसको कोई भी मील वगैरह लगाना है, कोई भी फर्म वगैरह लगानी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है। तो उस केस में क्या होता है कि उस आज के समय से उसने लोन लिया है कि इतना मेरा पैसा लगेगा, लेकिन उसको उस एंटिटी को या फिर उस सड़क को या फिर उस कंपनी को सेटअप करने के लिए जो उसको कुछ गवर्नमेंट हर्डल है, कुछ गवर्नमेंट परमिट्स है, जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह हो गया, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो समय पर अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोवाइड नहीं करा पाती है कंज्यूमर मार्केट के अंदर में। तो उससे जब समय मतलब डिमांड तो आज है और आज के हिसाब से उसने कंपनी ने लोन लिया है कि मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊंगी और मार्केट के अंदर सेल करूंगी, लेकिन पता लगा कि 2 साल तक उसको कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं मिले हैं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह नहीं मिले हैं। तो उस केस में क्या होगा कि 2 साल बाद हो सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी हो ही ना। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि जो कंपनी है वो प्रॉपर प्रॉफिट उस प्रोडक्ट से जो बना रही है, जिस चीज़ के लिए उसने लिया है, उससे वो नहीं जनरेट कर पाती है और उस वजह से वो जो आपका रीपेमेंट है लोन की वो भी नहीं कर पाती है। तो ये आपका इन्वायरमेंट क्लियरेंस, गवर्नमेंट के जो परमिट है, लाइसेंसिंग वगैरह है, तो ये भी एक मेन कोज आप इसको मान सकते हैं। एक ये है कि आपका अगर डिले होगा, मान के लिए कि अभी उसको रो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रो मटेरियल है अभी 100 रुपये पर यूनिट, लेकिन पता लगा कि 2 साल तो उसको लग गए इंडस्ट्री सेटअप करने के अंदर में। अब 2 साल बाद क्या हो गया कि इसका जो रो मटेरियल का कॉस्ट हो गया वो हो गया 120 रुपये पर यूनिट। तो कई बार जो रो मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है, वो भी आपकी बढ़ जाती है। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाने से क्या होगा कि उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो उस केस में भी उसको जो रिपेमेंट है लोन की करने में दिक्कत आएगी। एक यह क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो डिमांड और सप्लाई है उसका फैक्टर को प्रॉपर एनालाइज नहीं किया जाता है और कंपनी क्या करती है कि सप्लाई अधिक कर देती है, उतनी डिमांड मार्केट के अंदर में नहीं होती है। तो अगर जो डिमांड और सप्लाई का फैक्टर है उसके अंदर में दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड आपकी कम रहेगी, तो उस वजह से भी जो एंटिटी है उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो वो भी एक दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम बात करें तो इसमें मान के चलिए कि एक सेकंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो इसका मेन इम्पैक्ट पड़ता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में। मान के चलिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसने बैंक से लोन ले लिया और वो कंपनी डील करती है आपकी जो आपके ये ऑयल से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोप हो गया, आपका शैम्पू वगैरह हो गया, तो इन चीज़ों में वो डील करती है, ठीक है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो क्रूड ऑयल से जनरेट होते हैं। मैं एक एग्जांपल की तरह से बता रहा हूँ आपको। तो अभी क्या है कि वो क्या कर रही है कि रशिया से तेल खरीद रही है, जो रशिया से वो कच्चा तेल खरीद रही है और वो अपने जो ये प्रोडक्ट है वो सेल बना के और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में सेल कर रही है। लेकिन अभी क्या हो गया कि रशिया और यूक्रेन का वार हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि जो आपका रशिया के ऊपर है बहुत सारे सैंक्शंस लग गए। तो इससे क्या हुआ कि जो आपकी ऑयल की सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं कट हो गई। तो उस केस में क्या होगा कि इस कंपनी को किसी और कंट्री से आपका खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल। तो उससे क्या होगा कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है सेम कम हो जाएगा, तो इसका जो ट्रेड है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि आपका जो डायमंड है, जो डायमंड की मार्केट है इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी मार्केट है डायमंड की, और जो डायमंड का जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई कौन करता है? रशिया। और सैंक्शंस की वजह से ये भी आपका नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाता है। जैसे आपका कोविड-19 हो गया, कोविड-19 के अंदर में आपका क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई का पूरा फैक्टर आपका दिक्कत में आ गया, बहुत सारी एंटिटी बंद हो गई। तो कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो ट्रेड है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है और उसकी वजह से जो एंटिटी है, जो कंपनीज है, वो प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन पे वर्क नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है कि वो अपना जो लोन है वो रिपेमेंट समय से ना कर पाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर मीन्स से मतलब वो लोन लेते ही इसलिए हैं कि उनको आने वाले समय में डिफॉल्ट करना है, वो बैंक से पैसा लेंगे और लेके उसको भाग जाएंगे। उस केस में क्या है कि मान से लेके आज
इसने एक्स कंपनी खोली, उसके नाम से पैसा ले लिया, इसने इसको दिखा दिया बैंकक्रप्ट, फिर इसने कुछ समय बाद वाई कंपनी खोली, फिर इसने जेड कंपनी खोली। तो इस प्रकार से बैंक से समय समय पर लोन लेते रहते हैं और उस में क्या होता है, इनको जानबूझकर डिफॉल्ट करते हैं, जानबूझकर रिपेमेंट नहीं करते हैं, कंपनी को लॉस में दिखा देंगे। बहुत सारे इनके पास में कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं, उससे ये बच जाते हैं रिपेमेंट करने से। और एक इसमें मेन दिक्कत देखने को मिलती है करप्शन। करप्शन में क्या होता है कि मान चलिए कोई भी बैंक ऑफिशियल है, बैंक ऑफिशियल के अंदर में जब ये लोन देने के लिए जाते हैं तो इसको एक बोलते हैं पीडी, यानी कि इसको बोलते हैं पर्सनल विजिट, आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि आप साइट के ऊपर में जाएंगे, कोई भी कंपनी है जो लोन लेने के लिए आई है उसकी साइट पे आप जाएंगे, देखेंगे कि हाँ कंपनी का सेटअप वगैरह क्या है। तो अगर कई किसी केस में इनको दिक्कत दिख रही है कि नहीं यार यहाँ पे दिक्कत है, उस केस में क्या होता है, जो कई बार जो बैंक ऑफिशियल है वो करप्शन के थ्रू भी जो क्लियरेंस वगैरह की दिक्कत होती है वो दे देते हैं, जिससे दिक्कत देखने को मिलते हैं। यानी कि जो प्रॉपर जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है उसके अंदर कुछ कमी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में कमी है, तो वहाँ पे ये सब मैनेज करने की कोशिश की जाती है करप्शन के थ्रू। तो ये भी एक मेन रीज़न है आपका एनपीए के बढ़ने के पीछे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब जो एनपीए है उसके पीछे क्या क्या आपका रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब हम बात करते हैं कि स्टेटिक्स है, कुछ डाटा की बात करते हैं। जो मैंने ये स्टेटिक्स है मैंने आपको लिया है दृष्टि आईएएस की साइट से। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड के ऊपर ही बताया था कि सितंबर 2021 के अंदर, 20 के अंदर और 19 के अंदर में जो हमारा एनपीए का अमाउंट है वो कितना था, 1,47,260 CR। और इसी के साथ में 2020 की बात करते हैं 1,45,673 CR। एंड आपका 2021 की बात करते हैं तो 1,65,732 CR। जो हमारा जो रेशियो के साथ बाद में बात करें देन आपका 9.6%, 8.2% एंड आपका 8.8% ही आपका हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस डाटा की, तो ये मैंने आपका लिया है डाटा प्रेप करके एक बहुत बेहतरीन साइट है। मतलब मोस्टली अगर मुझे किसी को मतलब कोई टॉपिक है मुझे कंसिडर देखना होता है तो उसके लिए मतलब यहाँ पे आपको ऑथेंटिक डाटा आपको देखने को मिल जाता है। तो इस साइट को आप प्रेफर कर सकते हैं। ये मैंने डाटा वहीं से लिया है कि अगर हम बात करते हैं एनपीए के अंदर, अगर हम 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं यानी आपका 2.25% के आसपास रहता था। वहीं आपका 2019 के अंदर ये 9% के आसपास में आ गया, आपका 2021-22 के अंदर में 7.5% के आसपास। और अगर आप बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के आसपास की, देन आपका ये लगभग 13.5% के आसपास में आपका ये वेरी करता है। देन ये जो आपका ये डाटा है, अगर आप इंटरनेशनल जो आपके अदर कंट्रीज है उसके बारे में बात करते हैं, ये डाटा मैंने लिया है आपका फॉर्म आईएएस से। इसके अंदर में अगर जो सबसे अधिक एनपीए की बात करें देन वो आपको देखने को मिलेंगे रशिया के अंदर में 8.3%। इसी के बाद में आपका जो आता है नंबर इंडिया का, यानी कि 5.9% के आसपास आपका जो ग्रोस एनपीए रेशियो है वो आपको देखने को मिलता है बैड लोन्स का या फिर एनपीए का इंडिया के अंदर। तो ये कुछ स्टेटिक्स है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर में ये आपको बेनिफिट ही करने वाले हैं। देन अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके हमारी जो इकोनॉमी है, जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है कि लैक ऑफ फंड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विच विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी। माने के लिए कि कोई बैंक है, इसके पास में 100 रुपये है, ठीक है, इसने ये एक कंपनी है, इसको 20 रुपये लोन के रूप में दे दिए। अब इसको लग रहा है कि इस 20 रुपये से मुझे 5 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा और मेरे पास में 105 रुपये हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि ये 20 रुपये इसके पास में आए नहीं। अब इसके पास में कितने रुपये बच गए, 80 रुपये। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उनके लिए लोन की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहीं ना कहीं उनकी कमी हमको फंड की देखने को मिलेगी। हमारे बैंक के अंदर में हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर में हमको फंड की कमी देखने को मिलेगी, जिससे हमारे जो फ्यूचर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गए। और अगर हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गए देन उस केस में क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी आपकी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। इसी के साथ साथ में क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैंक है कंप्लीटली प्रॉफिट मार्जिन पे वर्क करते हैं और इस बैंक ने 100 रुपये इसके पास में थे, इसके 20 रुपये तो उसके वैसे ही नहीं आए, तो 20 रुपये का लॉस हो गया। तो इस 20 रुपये को रिकवर करने के लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा कि जो फर्दर लैंडिंग करेगा, जो भविष्य में ये लोन देगा, तो उस केस में ये क्या करेगा कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है, मान के लिए कि अभी ये 8% दे रहा था, अब इसको इन 20 रुपये की रिकवरी करनी है, तो इस केस में क्या करेगा कि जो फ्यूचर लैंडिंग है 9% से कम करेगा ही नहीं करेगा। यानी कि जो भविष्य में जो लोन लेने वाले जो लोग होंगे उनको अधिक महंगे
इंटरेस्ट रेट पर लोन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको अपना प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो सब मेंटेन करके रखनी है। इसके साथ साथ में क्या हो गया कि ये अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट अपनी कट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको प्रॉफिट मार्जिन पर वर्क करना है। तो उस केस में जो लोग हैं उनको लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, जिससे कि वो प्रॉपर जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको ये कम कर सके, ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम कर सके। तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ में जो आपके बैंक फ्रॉड के या फिर डिफॉल्ट के या फिर एनपीए के जो केसेज होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं, तो जो हमारी जुडिशियरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, उस पर ऑलरेडी बैंक मतलब जो केसेज है उसका इतना ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन अगर ये भी केस बैंक उसके जुडिशियरी के अंदर में आते हैं तो देन उस पर और ज़्यादा अधिक प्रेशर देखने को मिलेगा जुडिशियरी के ऊपर। इसी के साथ साथ में जो पब्लिक ट्रस्ट है वो भी आपका बैंकिंग सेक्टर के अंदर में कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि होगा कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अभी 3-4 केस हुए थे आपका, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो एक तरह से बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो पब्लिक का पैसा होता है वो एक तरह से मर जाता है, मतलब वो पैसा आपको रिटर्न नहीं हो पाता है। अब पब्लिक सोचेगी कि अगर मैं बैंक के अंदर में पैसा रखती हूँ और वो बैंक जो पैसा है वो लोन के रूप में लोगों को दे रहा है, और वो जो लोन अगर रिकवर नहीं हो पाया तो मेरे पैसे का क्या होगा। तो इस वजह से जो अगर इस एनपीए की जो रेशियो है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोगों का जो पब्लिक ट्रस्ट है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो भी आपका कम होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ में आपका अगर ये एनपीए है वो बार बार बढ़ता रहता है तो उस केस में आपको हमारी जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो भी आपको नेगेटिवली इंपैक्ट होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ में जो आपका, क्योंकि इनको प्रॉपर अपना प्रॉफिट मार्जिन पे वर्क करना है, एक तो ये हाई इंटरेस्ट रेट पे वर्क करेंगे, और इसी के साथ साथ में अगर ये 4% या 5% आपका सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दे रहे थे तो इसको कम करके 3%, 3.5% कर देगा बैंक, ताकि इसका जो प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन रहे। तो ये हमारी जो एक आम जनता है या फिर हमारी जो इकोनॉमी है उस पर ये आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे, अगर हमारा जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ में सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो आपका एनपीए है, इनको सोल्व करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके इनिशिएटिव क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले 2013 की बात करते हैं। 2013 के अंदर में एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि डीआरटी इसको बोलते हैं, डीआरटी की स्थापना की गई थी 2013 के अंदर में। इसमें क्या था कि जो पेंडिंग केसेज हैं, जो जुडिशरी के अंदर अगर कोई भी कोई केसेज जाता है इस प्रकार का, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस समय को कम करने के लिए क्या है कि एक प्रॉपर अलग से डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना देगा 2013 के अंदर, यानी कि जो आपके जो पेंडिंग केसेज है उनके अंदर में जो टाइम है उसको कम किया जा सके। लेकिन इसके अंदर में भी क्या हुआ कि केसेज की संख्या ज़्यादा होगी, देन यहाँ पे भी कुछ इसका मतलब प्रॉपर पॉजिटिव इफेक्ट जो एक्सपेक्टेड था वो देखने को नहीं मिला। यहाँ पे भी जो सेम है वो केसेज की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ साथ में 2000 के अंदर में जो आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसकी स्थापना की गई। इसका क्या था कि आपके जो विलफुल डिफॉल्टर है, यानी कि जो ऐसे लोग जो जानबूझकर डिफॉल्ट करते हैं, उनका एक प्रॉपर डाटा मेंटेन रखा जाए। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई भी इंसान है उसने पीएनबी बैंक से लोन लिया और यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, अभी क्या करेगा, ये एसबीआई के पास में जाएगा या फिर या किसी भी मान लीजिए कि एचडीएफसी के पास में चला गया, तो ऐसे अदर बैंक के पास में जाके फ्रॉड कर सकता था, क्योंकि इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। लेकिन जब से आपका सिविल स्कोर बोलते हैं आपको इसको, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो आपका सिविल स्कोर होता है उसके बेस में उसका एक प्रॉपर एक मेंटेन करके रखता है। अगर इसने पीएनबी के अंदर में डिफॉल्ट किया है, देन अगर जब एसबीआई के पास में भी इसका प्रॉपर डाटा अवेलेबल होगा, तो जब एसबीआई लॉगिन करेगा इसकी आईडी पैन कार्ड वगैरह के माध्यम से, तो उसको पता लग जाएगा कि इसने पीएनबी के अंदर में इतनी ईएमआई इसकी बाउंस हुई है या इसने लेट से दी है या पेमेंट ही नहीं की है। तो जो विलफुल डिफॉल्टर है उनसे बचा जा सकता है इन सब चीज़ों के थ्रू। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज इन 2005, अगर हम 2005 की बात करते हैं तो इसके अंदर में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज की स्थापना की गई। इनके अंदर में क्या था कि कुछ ऐसे मान के चलिए कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी फर्म है और उसकी जो ईएमआई है वो 5,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, और इसने 3 साल के लिए लोन लिया है। तो अगर कंपनी को लग रहा है कि भाई मतलब सरकार को लग रहा है या फिर बैंक को लग रहा है कि भाई ये क्या कर सकता है, 5,000 रुपये रिपेमेंट करने में अभी सक्षम नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जो इसका जो लोन था इसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे। उस केस में क्या होगा कि इसकी ईएमआई 5,000 से घटा के 3,000 कर देंगे और इसका जो टेन्योर था वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल या 6 साल जो भी बनेगा वो कर देंगे, यानी कि इसकी जो ईएमआई है, जो इंस्टॉलमेंट है, उसको कम कर देंगे। और कई बार क्या होता है कि मान के चलिए कि इसको 10% पे
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है और इसके पास में कोई जेन्युइन रीजन है, मार्केट के अंदर स्लो डाउन आ गया या इसकी जो कोई नेचुरल कोई भी नेचुरल कोई भी डिजास्टर वगैरह हो गया, तो उस केस में क्या कर सकता है कि बैंक चाहे तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 60% 7% वो एज पर रूल्स वो डिक्रीज कर सकता है, यानी कि ये प्रॉपर अपना जो रिपेमेंट है वो कर पाए। अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष है जो वो 2015 के अंदर में लॉन्च किया गया, वो क्या था कि जो बैंकिंग है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी जो सरकारी बैंक है, उनकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है उससे कम्पीट कर सकें। एक ये है कि आपका स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग आया 2015 के अंदर में। इसके अंदर में क्या था कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस है, कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसने कोई भी लोन लिया है और उस लोन को वो रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उसके कुछ जो शेयर्स वगैरह हैं उसको वो चाहे तो मतलब उसके जो शेयर्स वगैरह बाई करके बैंक उसको रख सकता है, यानी कि जो आपका जो उसके पास में अनपेड लोन्स है उसको शेयर वगैरह के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। देन आपका 2002 के अंदर में आया था SARFAESI एक्ट। इसके में क्या है कि जो कोई भी डिफाल्टर है उसके जो रेजिडेंशियल एसेट हैं या कमर्शियल एसेट्स हैं उनकी नीलामी करके, उनका ऑक्शन करके भी उससे जो रिकवरी है उस पैसे की जा सकती है। देन क्या है बैड लोन्स। जितने भी बैड लोन्स है यानी कि जो एनपीए है इनको रिकवर करने के लिए जो बैड बैंक है उनकी भी स्थापना की जा रही है। जो बैड बैंक होते हैं, बैड बैंक मेनली क्या होते हैं, इनका कुछ नहीं है, सिंपली ये जो एनपीए मतलब जो कोई भी बैंक है उसके पास में जो लोन अमाउंट उसका ड्यू होता है, जो उसको एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, उनके बैंक के साथ में ये एक तरह से डीलिंग करते हैं। मान के लिए कि कोई बैंक है उसका 10 लाख रुपए के ड्यू है, 10 लाख रुपए उसका एनपीए है, तो ये कोई भी बैड बैंक आएगा वो बोलेगा कि भाई ये 10 लाख रुपए हैं, ये 10 लाख रुपए आप छोड़ दो और ये 10 लाख रुपए मैं अपने आप निकाल लूंगा, 5 लाख रुपए आपको देता हूँ। मतलब ये 10 लाख रुपए का जो सेटलमेंट है ये 5 लाख रुपए में कर देगा, बैंक को 5 लाख रुपए दे देगा। ठीक है, बैंक का अभी था 10 लाख का लॉस, लेकिन अभी 5 लाख का हो गया क्योंकि 5 लाख रुपए इस बैड बैंक ने इसको दे दिए हैं। अब जो 5 लाख से ऊपर इस 10 लाख की रिकवरी की जो पूरा रिस्क आ गया, ये आ गया इस बैड बैंक के ऊपर, तो ये 5 लाख से ऊपर जितना भी ये रिकवर कर पाएगा ये इसका एक तरह से प्रॉफिट हो जाएगा। ये मतलब ये कंप्लीटली रिस्क फैक्टर पे काम करते हैं। तो जो बैंक का टोटल एनपीए होता है उसको थोड़ा सा कम करके उस पर मतलब एक तरह से बैंक के साथ में डीलिंग करके ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं, तो इनको बोलते हैं आप बैड बैंक्स। ये क्या करते हैं, रिकैपिटलाइजेशन। मतलब मान के लिए कोई बैंक है, इसके पास में 100 रुपये हैं, इसने क्या करा कि इसने 60 रुपये लोन के रूप में बैंक मतलब बांट दिए और 60 में से 50 रुपये वापस ही नहीं आए। अब इस बैंक के पास में क्या है कि अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, ऑपरेशन चलाने के लिए पैसा है ही नहीं, या फिर जो फर्दर इसके पास में कोई भी लोन लेने के लिए आता है इसके पास में उसके लिए पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं इसके अंदर में कैपिटल इंजेक्ट कर देती है जिससे कि ये बैंक प्रॉपर फंक्शन कर पाए। तो एक ये चीज़ हो गई। एक ये है कि लोक अदालत की स्थापना की गई 2001 के अंदर में, या एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट आ गया। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट सेम बैड बैंक की तरह ही है। बैड बैंक में क्या होता है कि जो ये बैंक होते हैं ये मतलब इसमें क्या होता है कि एक बैंक होता है पूरा एनपीए ले लेता है बैंक से, और इसमें क्या होता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के अंदर में क्या होता है कि ये बैंक है और ये कोई भी कस्टमर है जो डिफाल्टर है, एक डिफाल्टर हो गया, ये क्या करता है कि इसने मान लीजिए कि 10 लाख का इसका डिफॉल्ट है, तो बैंक क्या करेगा इसके साथ में सेटलमेंट कर लेगा कि भाई 10 नहीं तुम 5 लाख ही दे दो, 7 लाख ही दे दो, 8 लाख ही दे दो। तो जहाँ पे भी इनका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वहाँ पे जो ये लोन अमाउंट है, लोन का जो अकाउंट है उसको बंद कर देते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है एनपीए से को मतलब कम करने के रिगार्डिंग। आई थिंक आपको सब चीज़ें ये क्लियर हो गई होगी। अगर आप इतना लिख देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये सब चीज़ें। एंड सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड, यानी कि जो आपका ये है जो एनपीए है इनको कम करने के लिए आगे हमारे सुझाव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ है कि अगर कोई भी बैंक है वो लोन दे रहा है, कोई भी लैंडिंग कर रहा है, फाइनेंशियल लैंडिंग कर रहा है, तो सबसे पहले जो वो कंपनीज है उसकी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन उसकी हो कि उसके जो प्रोडक्ट वो बना रही है उसका फ्यूचर में डिमांड है या नहीं है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, उसने पिछले कितनी ईएमआई बाउंस हुई हैं, जो बाउंस हुई है उनका प्रॉपर रीजन उसके पास में, एक्सप्लेनेशन उसके पास में है या नहीं। अगर ऐसी चीज़ें नहीं दिखती है तो देन उसको उस एंटिटी को लोन देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर लगता है देन गारंटर वगैरह वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन उसकी होनी चाहिए। एक क्या होता है कि बैंक क्या करते हैं कि उन्होंने लोन दे दिया और लोन देने तक तो देखते हैं सब चीज़ें, लेकिन लोन देने के बाद में उस सब चीज़ों को प्रॉपर मॉनिटरिंग उसकी नहीं करते हैं। यानी कि लोन देने के बाद भी उस कंपनी की, उस एंटिटी की प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग हो कि ऐसा तो नहीं है कि भागने की फिराक में है या अपने आप को आने वाले 1 या 2 साल के अंदर में बैंक करप्ट करने की उसमें है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिए जाने चाहिए। एक क्या होता है कि अगर कोई भी एनपीए हो गया है, कोई भी लोन डिफॉल्टर हो गया है, तो इसमें पूरा जो ब्लेम है वो डाल देते हैं जो आपके
जूनियर होते हैं किसी भी बैंक के अंदर, उनके ऊपर जूनियर ऑफिसर के ऊपर पूरा ब्लेम डाल के जो सीनियर है बच जाते हैं। लेकिन इनके इसमें क्या होना चाहिए, जो सीनियर ऑफिसर है उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि जितने जिम्मेदार जूनियर लोग हैं उतने ही सीनियर भी यहाँ पे हैं। इससे अगर सीनियर लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी तो कहीं ना कहीं हमको ये सब चीज़ें कम देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में जो हमारे बैंक ऑफिशियल है, बैंक ऑफिसर्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें किसी भी कंपनी की, उसकी जो फ्यूचर गोल्स हैं, फ्यूचर उसके प्लान्स हैं, उनको प्रॉपर एनालाइज कर सके, जो प्रोडक्ट वो बना रही हैं उसकी डिमांड सप्लाई कैसे रहने वाली है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब इतना कॉम्पिटेंट, इतना सक्षम उनको बना दिया जाए ताकि वो देख सके कि जो अगर हम इस कंपनी को लोन देंगे तो ये प्रॉपर रिपे कर भी पाएगी उस टाइम पीरियड में या नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ साथ में अगर कोई भी ऑफिसर है वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व पाया जाता है, देन उसके खिलाफ प्रॉपर एक एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारा जो करप्शन है वो भी इस फील्ड में कम देखने को मिले। एक ये है कि जो कोई भी डिफॉल्टर्स हैं, जो कोई भी लोन रीपे नहीं करते हैं, तो उन पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि उनको ऐसा ना लगे कि अगर आप बैंक के अंदर में पैसा उनका रीपे नहीं करोगे तो आपका बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। तो उनके ऊपर प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, प्रॉपर लीगल प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जिससे कि जो डिफॉल्टर है उनके अंदर में थोड़ा सा भय का माहौल हो। इसके साथ साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, आज के समय में आप क्या देखते हैं कि बैंक के अंदर में, मान के लिए कि इंडिया के अंदर में कोई भी बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, इंडिया के बैंक से लोन लेगा, लोन लेने के बाद में विदेश के अंदर में चला जाएगा और वहाँ से विदेश से प्रॉपर इंडिया के अंदर में केस चल रहा है, लेकिन विदेश से उसको वापस लाने के लिए हमारे पास में जो कंट्रीज है उनके अंदर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन ही नहीं है। मतलब उसको इंडिया के अंदर में वापस लेके आने के लिए जो भी प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ है आप कंट्री के साथ में आप बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप साइन कीजिए, एग्रीमेंट वगैरह साइन कीजिए, जिससे कि हमारे जो डिफॉल्टर्स हैं जो अदर कंट्री के अंदर में भाग गए हैं उनको प्रॉपर इंडिया के अंदर में वापस लाया जा सके और उनके ऊपर में प्रॉपर जुडिशरी के थ्रू केस वगैरह चलाया जा सके। तो ये कुछ आप वे फॉरवर्ड के अंदर में इसमें आप लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। एंड देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो कीप सपोर्टिंग। और आपको वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन हमारे टेलीग्राम चैनल @सक्सेस से आप इसको ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस लेक्चर की पीडीएफ का ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत